नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सामान्य अध्ययन के प्रश्नों पर आधारित ऑल इन वन जीएस मॉक टेस्ट सीरीज नंबर 4 में आपका स्वागत है। ये मॉक टेस्ट सीरीज सभी एग्ज़ाम्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप जो है इसको रेगुलर फॉलो करेंगे तो आपके लिए निश्चित रूप से लाभदायक होगा। साथियों, अगर आप आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें कुल 11 फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट। इस तरह से आपको कुल 20 टेस्ट दिए जाते हैं, जिसकी पीडीएफ फाइल आपको मिलती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की, ऑनलाइन टेस्ट देने की आपको सुविधा मिलती है, जिससे आप बिल्कुल परीक्षा कक्ष जैसा माहौल महसूस कर सकें। तो आपके सामने हमारे क्रैश कोर्स के टेस्ट सीरीज की एक डेमो पीडीएफ की फ़ाइल आपके सामने खुली है। इसी तरह से आपको जो है सारी पीडीएफ जो मैंने आपको बताया दी जाती है। सभी प्रश्न उनके जो है बाइलिंगुअल उनका ट्रांसलेशन, यानी जो है हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होते हैं, लेकिन व्याख्या जो है संपूर्ण उसकी हिंदी में होती है। प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही में उसके बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी कंटेंट उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आवश्यक हैं, वो जो है व्याख्या में लिख दी जाती हैं, जो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है आपको सभी टेस्ट जो आप देंगे ऑनलाइन उसकी पीडीएफ दी जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा का पूरा नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो सबसे पहले आप हमारे इस डेमो टेस्ट की पीडीएफ फाइल को प्राप्त करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही पिन कमेंट में दिया हुआ है। अगर आपको कोई असुविधा है, आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप 9506742546 पर कॉल करके मांग सकते हैं। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहें तो आप ज्वाइन आरओ लिखकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए। आपको क्रैश कोर्स से जुड़ने से संबंधित समस्त जानकारी रिप्लाई में दे दी जाएगी। कम से कम समय में सेलेक्टेड मटेरियल के साथ, टारगेटेड अध्ययन सामग्री के साथ और अति संभावित प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से आरओ परीक्षा की तैयारी के लिए इससे बेहतर विकल्प शायद ही कहीं उपलब्ध है। अतः अपना निर्णय शीघ्र लें और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं आज का। सूची 1 और सूची 2 का हमको सुमेलन करना है। सूची 1 में महाजनपद दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी राजधानियां दी गई हैं, तो इसको हमको सुमेलित करना है। इस तरह के प्रश्न जो है प्राय एग्जाम में पूछे जाते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। तो इसका सुमेलन करते हैं। वत्स जो है की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी, तो ए का 3 से हो गया। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर और कंबोज की राजधानी थी हाटक। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ए ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर ठीक है। अब जितने भी 16 महाजनपद थे उनकी राजधानी और वो वर्तमान में कहाँ पर स्थित हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, और आज के सिनेरियो में अगर देखा जाए तो मेरठ, दिल्ली और जो थानेश्वर का क्षेत्र है, ये जो है उस समय का कुरु महाजनपद हुआ करता था। पांचाल की राजधानी अहिछत्र या काम्पिल्य थी। वर्तमान बदायूं, बरेली व फर्रुखाबाद जो है इसका क्षेत्र है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। इलाहाबाद तथा बांदा क्षेत्र जो वर्तमान का है वो इसका क्षेत्र है। काशी, वाराणसी इसकी राजधानी थी। पूरा जो वाराणसी है वो काशी महाजनपद में आता था। मल्ल महाजनपद, इसमें कुशीनगर व पावापुरी जो आज का जो है देवरिया जिले में स्थित है। कोसल की राजधानी थी साकेत या श्रावस्ती, ये अवध क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश का है। अंग की राजधानी थी चंपा। भागलपुर व मुंगेर जो बिहार के क्षेत्र हैं वो इसमें समाहित हैं। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी और इसमें मथुरा के आसपास का पूरा क्षेत्र आता था। मगध महाजनपद, इसमें गिरिव्रज या राजगिरी इसकी राजधानी थी। दक्षिणी बिहार के पटना व गया जिले इसमें सम्मिलित हैं। चेदी की राजधानी सोत्थिवती थी और बुंदेलखंड क्षेत्र इसमें आता था। मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर जो वर्तमान जयपुर का क्षेत्र है। वज्जी में वैशाली इसकी राजधानी थी। मिथिला व जनकपुरी। दरभंगा व मुजफ्फरनगर इसका क्षेत्र है। असमक की राजधानी पोटिल या पोतन थी। गोदावरी घाट और आंध्र प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी तथा महिष्मती थी। पश्चिमी तथा मध्य मालवा क्षेत्र इसमें आते हैं। कंबोज की राजधानी हाटक थी। दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर और राजौरी और हजारा क्षेत्र जो इसमें शामिल हैं। और गांधार की राजधानी थी तक्षशिला
जिसमें पेशावर और रावलपिंडी जो वर्तमान पाकिस्तान में है ये इसका क्षेत्र हुआ करता था। अगला प्रश्न देखते हैं। एक दार्शनिक सिद्धांत है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता है। तो पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, कापालिक, आजीवक या शून्यवाद या चरवाक। इन चारों में से आपको देखना है कि किसके द्वारा जो चलाया गया मत था उसमें जो है इस तरह के पुनर्जन्म की अवधारणा को निषेध करने वाली बात कही गई थी। तो इसका सही उत्तर क्या है? चरवाक। चरवाक का जो मत था उसके अनुसार जो है पुनर्जन्म में वो विश्वास नहीं करते थे। प्रत्यक्ष प्रमाण को मानने वाला तथा पारलौकिक सत्ताओं के सिद्धांत को न स्वीकार करने वाला चरवाक एक भौतिकवादी नास्तिक दर्शन है। इस दर्शन का आदर्श है जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए किसी प्रकार का भी ऋण लेना पड़े, क्योंकि एक बार शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन यानी पुनर्जन्म नहीं हो सकता। और बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति इसकी है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणाम कृत्वा घिवम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतम। यानी जब तक जियो तब तक क्या करो? घी पियो, यानी चाहे कर्ज लेके भी घी पीना पड़े लीजिए, क्योंकि दोबारा जो है इस दुनिया में जन्म नहीं होता है। अब कुछ भारतीय प्रसिद्ध दर्शन और उनके जो प्रवर्तक हैं उनको देख लेते हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? पतंजलि हैं। सांख्य दर्शन के कपिल हैं। वैशेषिक के उलूक कणाद हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम ऋषि। मीमांसा या पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक हैं बादरायण। लोकायत के चरवाक हैं। बौद्ध या क्षणिकवाद के गौतम बुद्ध प्रवर्तक हैं। जैन जो कि स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत है उसके भगवान महावीर हैं। और अद्वैत दर्शन के शंकराचार्य हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा कालिदास द्वारा लिखा गया है? तो 4 पुस्तकें आपके सामने हैं। विक्रमोर्वशीय, 10 कुमार चरितम, कपूर मंजरी और किरातुर्जुनीयम। तो इसमें से आपको देखना है कि इसमें से कालिदास द्वारा कौन सी लिखी गई है। तो कालिदास द्वारा कौन सी लिखी गई है? विक्रमोर्वशीय, केवल एक, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। विक्रमोर्वशीय पुस्तक कालिदास द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसंहार, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत नामक पुस्तकें भी कालिदास के द्वारा ही लिखी गई हैं। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें जो प्रायः पूछी जाती हैं उसको देख लेते हैं। पाणिनि के द्वारा क्या लिखी गई है? अष्टाध्यायी। पतंजलि के द्वारा महाभाष्य। सूरदास के द्वारा सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। दंडिन या डंडी के द्वारा 10 कुमार चरितम। तुलसीदास के द्वारा श्री रामचरितमानस और विनय पत्रिका। भारव के द्वारा किरातुर्जुनीयम। हर्ष के द्वारा नागानंद। राजशेखर के द्वारा कर्पूर मंजरी और कल्हड़ के द्वारा राजत रंगड़ी जो कश्मीर के प्राचीन इतिहास पर आधारित है। भवभूति के द्वारा उत्तर रामचरितम। कुमारदास के द्वारा जानकी हरणम। वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र। चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र। अश्वघोष के द्वारा बुद्धचरितम। शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम। विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस। जयदेव के द्वारा गीत गोविंद। ये सभी पुस्तकें लगातार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, इसलिए इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुए भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिए हैं आपके सामने, 4 कथन दिए हैं, और इसमें से कौन से सही नहीं है, यानी निगेटिव में आंसर है इसका, कौन से सही नहीं है वो हमको बताना है। एक एक करके देखते हैं कथनों को। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व दिन महात्मा गांधी ने राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकारने को कहा था। बिल्कुल सही कथन है ये भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। भारत छोड़ो आंदोलन कैबिनेट मिशन योजना की प्रक्रिया पर प्रारंभ किया गया था। ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि कैबिनेट मिशन तो बहुत बाद में आया था। 1942 में कौन सा मिशन आया था? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन से वार्ता फेल हो जाने पर, उसके प्रस्ताव से सहमत ना होने पर
भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई के चैम्बूर मैदान में पारित किया गया था। ये भी गलत है, क्योंकि ये कौन से मैदान में हुआ था? ग्वालियर टैंक मैदान। आप लोग लगातार इसको पढ़ रहे होंगे, तो 2 और 3 गलत हो गए। चौथा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था या संचालन किया था। तो चौथा कथन सही है। इस तरह से 1 व 4 सही हैं और 2 व 3 गलत हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अब हम सभी कथनों के स्पष्टीकरण जान लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व महात्मा गांधी ने कहा था कि राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार करें तथा जनता जो उनकी रियासतों में रहती है अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दें तथा राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करें जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ लें। इसलिए कथन 1 सही था। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स प्रस्ताव के असफल होने के बाद प्रारंभ किया गया था। कथन 3 के बारे में, 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में, ना कि चैम्बूर मैदान में, भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक में वर्धा प्रस्ताव, जिसको भारत छोड़ो की पुष्टि की गई थी, 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कर दी गई थी। और लास्ट कथन जो दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बम्बई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित होता था। राम मनोहर लोहिया से रेडियो पर नियमित रूप से प्रसारण करते थे। उषा मेहता भी कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाली दल की महत्वपूर्ण सदस्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं जिनमें से पहले को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अब उसके आधार पर हमको इन कूटों से सही उत्तर चुनना है। कथन 1 क्या है? लाल कुर्ती, जिसको रेड शर्ट मूवमेंट भी कहते हैं, तो लाल कुर्ती आंदोलन के नेता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। बिल्कुल गलत कथन है। कौन इसके नेता थे? अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। और कारण क्या दिया है? लाल कुर्ती दल अंग्रेजों को निकालने के लिए संगठित किया गया था। तो कारण तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लाल कुर्ती आंदोलन था ये अंग्रेजों के विरुद्ध था। तो इस तरह से इसका उत्तर कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही है, क्योंकि ए गलत है, आर सही है। खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक संगठन स्थापित किया गया था। इसे ही लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है। इस दल का गठन अंग्रेजों को निकालने के लिए ही किया गया था। अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व वाले इस संगठन ने पठानों को राष्ट्रीय एकता की दिशा दिखाई तथा अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ आंदोलन संगठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यानी हमको एक असत्य कथन जो इसमें से उसको छांटना है। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। बिल्कुल गलत है। कहाँ पर स्थित है ये मैसूर में स्थित है। तो पहला ही कथन गलत हो गया, यानी हमारा ए ऑप्शन हो गया। लेकिन जो सही कथन है उसको यहाँ पर देख लेते हैं। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन यानी नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है? कोलकाता में है। पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडार निदेशालय यानी डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हरियाणा के फरीदाबाद में है। और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बहुत बार पूछा गया है यूपी स्पेशल के सेगमेंट में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ पर है? लखनऊ में है, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में देवदार वृक्ष अधिकांशतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो देवदार के बारे में आप जानते हैं, देवदार हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं और अधिक ऊंचाई पे पाए जाते हैं। 2 फैक्ट आपको पता है कि काफ़ी ऊंचाई पे पाए जाते हैं, ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर साल में कम से कम 8-9 महीने तो बर्फ़ रहती है। तो आपको अब उत्तर का अंदाज लग गया होगा ये कौन सा क्षेत्र हो सकता है? ये हो सकता है पश्चिमी हिमालय का जो उच्च क्षेत्र है, वहाँ पर देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। क्योंकि मध्य भारत में तो ज़्यादातर मैदानी और पठारी इलाका है। सुंदरबन डेल्टा डेल्टाई क्षेत्र है, डेल्टा में देवदार के वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। और तराई भाग में भी हिमालय
के देवदार के वृक्ष नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि तराई भाग जो है काफ़ी निचले स्तर पर है। तो भारत में देवदार के वृक्ष अधिकांश पश्चिमी हिमालय के उच्च क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर उगते हैं। मध्य भारत के में सागौन के वृक्षों का विस्तार पाया जाता है। यानी मध्य भारत की बात करें तो वहाँ टीक जो है ज़्यादा पाया जाता है। ये मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। भारत में सागौन के वन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं। और सुंदरी नामक आपने वृक्ष सुना होगा, ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के जो सुंदरबन डेल्टा है, इसमें अधिकांशतः पाए जाने वाले ज्वारीय वृक्ष यानी टाइडल ट्रीज हैं। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज निम्नलिखित में से कौन सी है? 4 ऑप्शन है, कॉर्डिलेरा डी लॉस एंडीज, रॉकी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और यूराल। प्रश्न आसान है क्योंकि ये प्रश्न कई बार कई एग्जाम्स में कई रूपों में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? कॉर्डिलेरा डी लॉस एंडीज। हम लोग कॉमनली जो है शॉर्ट में एंडीज कहते हैं, पूरा नाम इसका कॉर्डिलेरा डी लॉस एंडीज है। पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में विस्तारित कॉर्डिलेरा डी लॉस एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसका सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? एकांकागुआ है। इसके बाद सेकंड नंबर पे रॉकी आता है, उसके बाद हिमालय आता है, फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आता है। अगला प्रश्न, सूची 1 में कुछ नगर दिए गए हैं। ये कैसे नगर हैं? ये इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, औद्योगिक नगर हैं। और सूची 2 में उनमें कौन सी इंडस्ट्री है यानी कौन से उद्योग स्थापित हैं प्रमुख रूप से, इसके बारे में दिया गया है। तो हमको दोनों का सुमेलन करना है। डेट्रॉयट जो यूएसए में है किस लिए फेमस है? ऑटोमोबाइल के लिए। फिर चाइना का जो अनसन है ये किस लिए फेमस है? लौह इस्पात उद्योग के लिए यानी आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए। आबादान ईरान का ये किस लिए फेमस है? ये तेल शोधन यानी रिफाइनरीज के लिए फेमस है। और कोपेनहेग डेनमार्क ये डेयरी उद्योग के लिए फेमस है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। एक बार इसको फिर से देख लीजिए। डेट्रॉयट जो यूएसए में है ऑटोमोबाइल, अनसन चीन लौह इस्पात उद्योग, आबादान ईरान में तेल शोधन और कोपेनहेगन डेनमार्क में है डेयरी उद्योग के लिए ये फेमस है। विश्व के कुछ और प्रमुख औद्योगिक नगर देखते हैं, वहाँ की फेमस उद्योग देखते हैं। एंटवर्प कई बार पूछा गया है, बेल्जियम में है। यहाँ पर क्या होता है? हीरे का प्रसंस्करण होता है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में जलपोत निर्माण के लिए फेमस है। शिकागो जो कि यूएसए में है, यहाँ पर क्या होता है? मांस प्रसंस्करण उद्योग होता है। साओ पालो ब्राज़ील, इसको कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, ये कॉफ़ी उद्योग के लिए फेमस है। मिलान फैशन इंडस्ट्री के लिए फेमस है। इटली का रेशम वस्त्र उद्योग के लिए। क्रिवाय राग यूक्रेन का लौह इस्पात के लिए फेमस है। संघाई चाइना में ये वस्त्र और मशीनरी उद्योग के लिए। पेरिस फ्रांस, यहाँ पर क्या है? फ्रांस आप जानते हैं एयरक्राफ्ट और परिवहन के लिए जो है यहाँ पर फेमस है। लॉस एंजलिस यूएसए, यहाँ पर भी एयरक्राफ्ट का निर्माण होता है और साथ में जो है हॉलीवुड होने के कारण फिल्म का निर्माण होता है यहाँ पर। वेनिस इटली का, यहाँ पर कांच के निर्माण का उद्योग है। शेफील्ड यहाँ पर कटलरी उद्योग है। शेफील्ड है कहाँ पर? इंग्लैंड में। स्टॉकहोम स्वीडन में जो है जलपोत निर्माण के लिए। फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है इंजीनियरिंग और परिवहन के सामान के लिए। चेलियाब्रिंग्स रूस में है धातु एवं सैन्य मशीनरी उद्योग। मैग्निटोगोर्स्क रसिया में है लौह और इस्पात उद्योग के लिए। एंसन जर्मनी में है लौह इस्पात उद्योग के लिए। इसके बाद ह्यूस्टन आता है। ह्यूस्टन कहाँ पर है? यूएसए में है, तेल एवं प्राकृतिक गैस के लिए फेमस है। मास्को जो रूस की राजधानी है धातु रसायन और मशीनरी उद्योग के लिए। नागोया जापान का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तुरीन जो कि इटली में है ये भी ऑटोमोबाइल या वाहन उद्योग के लिए। हवाना क्यूबा में यहाँ का बहुत विशेष है सिगार उद्योग। डूंडी स्कॉटलैंड का ये जूट वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। अगला प्रश्न देखेंगे, वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो वित्त विधेयक के संबंध में उसकी पारित करने की प्रक्रिया हमको बतानी है। अनुच्छेद 110 के बारे में हम लोग जानते हैं, क्या है ये? धन विधेयक के बारे में से परिभाषा दी गई है।
123 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश पारित करना, और 114 क्या है, विनियोग विधेयक। बचा क्या, अनुच्छेद 117, यानी जो वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 117 में दी गई है। वित्त विधेयक धन विधेयक से व्यापक होता है, जो कि दोनों सदनों द्वारा पारित होता है। वित्त विधेयक 75 दिन के अंदर पारित हो जाना चाहिए तथा इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल जानी चाहिए। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक दिया हुआ, अनुच्छेद 123 में अध्यादेश निकालने की शक्ति जो राष्ट्रपति की है, अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक यानी एप्रोप्रिएशन बिल, और वित्त विधेयक पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 117 में दी गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन से सही हैं ये हमको बताना है। तो दोनों कथन हम देखते हैं। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही दिया हुआ है ये। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, तो भारत एक संघीय प्रणाली है भी, फेडरल सिस्टम है ये, तो दोनों ही कथन सही हैं, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, संसदात्मक प्रजातंत्र में शक्ति जनता में निहित होती है और संसद में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही शासन की बागडोर संभालते हैं। भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है क्योंकि केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त में से कौन सी थी? वी.एस. रमा देवी, ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी.एस. रमा देवी थी। उन्होंने 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक इस पद को शोभित किया, यानी बहुत ही कम समय के लिए रहीं। और वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुधीर अरोड़ा हैं, जो कि 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में दिव्यांगों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? पूछा जा चुका है इस तरह का प्रश्न, पीसीएस में एक बार आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो दिव्यांग जनसंख्या का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितना है? 2.23%, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और अगर इसको संख्या में व्यक्त करें तो 2.68 करोड़ जो है दिव्यांग जनसंख्या है। और दिव्यांगों की जो सर्वाधिक संख्या है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न, जनगणना 2021 की थीम क्या है? 2021 की जनगणना का कार्य प्रारंभ हो चुका है, आप सभी लोग जानते हैं, और इसके लिए एक थीम निर्धारित की गई है। वो थीम क्या है ये हमको बताना है। इसकी थीम क्या है? जन भागीदारी से जन कल्याण, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसको याद करिएगा क्योंकि चूँकि अभी ये करंट अफेयर से जुड़ा मुद्दा है इसलिए पूछा जा सकता है। तो वर्ष 2021 की जनगणना देश की 16वीं तथा स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। जनगणना 2021 की थीम है जन भागीदारी से जन कल्याण। 16वीं जनगणना 2021 में 31 प्रश्नों के आधार पर नागरिकों के सामाजिक व आर्थिक स्थिति संबंधित आंकड़े एकत्र किए जाएंगे। जनगणना 2021 पूरी तरह से कागज रहित होकर डिजिटल होगी। अगला प्रश्न, कहाँ स्थित शांत घाटी यानी साइलेंट वैली में सर्वाधिक जैव विविधता यानी सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है? तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर है? साइलेंट वैली में है। और साइलेंट वैली कहाँ है ये आपको बताना है। तो साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल में है, और ये जो है एक नेशनल पार्क भी है। साइलेंट वैली में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह केरल के पलक्कड़ जिले में 12 किलोमीटर लंबाई तथा 7 किलोमीटर चौड़ाई में स्थित है। अब जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी से कुछ और प्रश्न बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, उसको देख लेते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? अगर हम विश्व के प्रदेशों की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं, रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल, उसमें सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि जितना भी इक्वेटर के पास होगा कोई, उतना ज़्यादा वहाँ पर जो है जैव विविधता ज़्यादा होगी।
पर्वतीय प्रवणताओं यानी जो ग्रेडियंट्स हैं पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। यानी ऊंचाई पर जाने पर जैव विविधता कम होती जाती है और नीचे जो है जैव विविधता ज़्यादा होती है। फूलों की घाटी यानी फ्लावर्स वैली कहाँ पर है? ये उत्तराखंड के चमोली जिले में है। साइलेंट वैली परियोजना का संबंध शांत घाटी में स्थित केरल राज्य से है। और बायोडाइवर्सिटी भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। यानी अगर हम पृथ्वी पर हैं और ये भूमध्य रेखा है, तो अगर हम ध्रुवों से और भूमध्य रेखा की ओर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो 5 डिग्री तक नॉर्थ और साउथ में भूमध्य रेखा के हैं, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी ऊर्जा के अनवीकरणीय साधन है यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं? हमको देखना है ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें सभी संसाधन जो है अनवीनीकरणीय है, यानी ऐसे संसाधन जो अपने आप रिन्यू नहीं होते, जिनका नवीनीकरण स्वयं नहीं होता है या बहुत ही मुश्किल से होता है, इसलिए इनको अनवीकरणीय कहते हैं। तो सही उत्तर हमारा क्या होना चाहिए? पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस। ये क्या है? ये सभी जो है पेट्रोलियम उत्पाद हैं और ये सभी जो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। तो ऐसे संसाधन जो शीघ्रता से नवीनीकृत यानी रिन्यू हो जाते हैं या पुनः पूरित हो जाते हैं, उन्हें हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं तथा उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई। और ऐसे संसाधन जिनके भंडार सीमित है तथा भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीनीकृत या पुनः भरित होने में हजारों वर्षों का समय लगता है, वे अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसी प्रकार के संसाधन हैं। अगला प्रश्न, सुनहरा रेशम या गोल्डन फाइबर, ये उपनाम है, किसका उपनाम है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, रेशम, कपास, पटसन और चाय। तो इसमें से किसको सुनहरा रेशा कहते हैं यानी गोल्डन फाइबर कहते हैं? पटसन को सुनहरा रेशम कहा जाता है। इसके लिए जलोढ़ मृदा, उच्च तापमान, भारी वर्षा तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ये फसल उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उगाई जाती है। पटसन के अग्रणी उत्पादन देश भारत तथा बांग्लादेश हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पैरा को ध्यान से पढ़िए। ये एक विशिष्ट प्रकार की कृषि के बारे में पूरी बात कही गई है और इसको पढ़ के आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये किस प्रकार की कृषि है। तो चलिए पढ़ते हैं। इसे स्थानांतरण कृषि या ट्रांसफरेबल एग्रीकल्चर कहते हैं। इसमें पहले भूमि के वन को जलाकर साफ किया जाता है, तो फिर प्रथम वर्ष के पश्चात उस राख युक्त मिट्टी में मोटे अनाज बिखेर कर बो दिए जाते हैं। इस प्रकार की खेती से 2 या 3 वर्ष तक फसल प्राप्त की जाती है और स्थानीय स्तर पर इस कृषि को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अब बिल्कुल आपने अनुमान लगा लिया होगा, ये है झूम कृषि। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। तो जो सारी बातें लिखी गई हैं वो झूम कृषि के बारे में लिखी हैं। इसे काटो और जलाओ या बुश फैलो कृषि भी कहते हैं। विश्व के उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय जंगलों में इस प्रकार की कृषि व्यापक स्तर पर अनुकूलता से की जाती है। भारत में स्थानीय रूप से इस कृषि को पूर्वी राज्यों में झूम, आंध्र तथा उड़ीसा में इसको पौध कहते हैं, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में इसको वीवर कहते हैं, केरल में इस कृषि को ओनम कहते हैं और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसको वालरा कहा जाता है। अगला प्रश्न, आप एक किसान हैं और रबी के मौसम में गेहूं की फसल बोने जा रहे हैं। पूरी संभावना है कि आपकी फसल की उपज करनाल बंट नामक रोग से कुप्रभावित हो सकती है। आपका सही निर्णय क्या होना चाहिए कि जिससे आपकी फसल इस रोग से प्रभावित ना होकर अच्छी उपज दे सके? यानी प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है कि जो फसल है रबी की, गेहूं की फसल है, उसमें करनाल बंट नामक रोग होने की संभावना है। तो करनाल बंट नामक रोग से गेहूं की फसल को बचाने के लिए आपको क्या उपाय अपनाना चाहिए? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं।
थोड़ा सा जो है एग्रीकल्चर में स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया, इसलिए इसका सीधा मैं जवाब दे देता हूँ आपको। ये है ए ऑप्शन। बीज को 2.5 ग्राम थीवर और 62 प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित करके बोया जाए, तब करनाल बंट से जो है बचा जा सकता है। करनाल बंट जो कि नियोबेसिया इंडिका कहलाता है, गेहूं में होने वाला एक रोग है। इसके नियंत्रण के लिए बीज को 2.5 ग्राम थीरम अथवा 62 प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित करके बोना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित आंकड़े कौन सी संस्था जारी करती है? आरबीआई, होम मिनिस्ट्री, एनएसएसओ या आईआरडीए? इनमें से कौन सी ऐसी संस्था है जो बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों को जारी करती है? तो इसका सही उत्तर क्या है? एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इसके द्वारा जो है बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े जारी किए जाते हैं। अगला प्रश्न, अधिमूल्यन यानी एप्रिसिएशन, इसका उल्टा क्या होता है? अवमूल्यन, जिसको हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो अधिमूल्यन के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? यानी अगर मुद्रा का मूल्य बढ़ जाए या बढ़ा दिया जाए जानबूझकर, तो उसके जो है क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? देश में निर्यात की कमी हो सकती है, आयात में वृद्धि हो सकती है, या आयात निर्यात पूरी तरह से बंद हो सकते हैं। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा ए, यानी देश में निर्यात में कमी आएगी, क्योंकि जब हमारे देश की मुद्रा का दाम बढ़ जाएगा तो हाँ निर्यात कम होगा, लेकिन आयात में वृद्धि हो जाएगी। तो पहला और दूसरा ये दो सही हैं, 1 व 2 यहाँ पर सही है। अधिमूल्यन, जिसको एप्रिसिएशन कहते हैं, के अंतर्गत स्थिर विनिमय दर प्रणाली यानी एक्सचेंज रेट सिस्टम में सरकार या आरबीआई द्वारा जानबूझकर विदेशी मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ा दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप देश में निर्यात में कमी आ जाती है और आयात जो है बढ़ जाता है। अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन या डिप्रिसिएशन जिसे कहते हैं, इसके अंतर्गत सरकार या आरबीआई द्वारा जानबूझकर विदेशी मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मूल्य गिरा दिया जाता है। जब अवमूल्यन होता है तो निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश को भारत का इथियोपिया क्यों कहा जाता है? काफ़ी पुराना प्रश्न है, थोड़े अलग तरीके से पूछा गया है। तो भारत का इथियोपिया कहा जाता है मध्य प्रदेश को, इसके पीछे क्या कारण है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो सीधे इसके उत्तर पर चर्चा करते हैं। अत्यधिक बाल मृत्यु दर तथा कुपोषण दर के कारण मध्य प्रदेश को भारत का इथियोपिया कहा जाता है। अगला प्रश्न, ब्रायोफिल्म, जिसको पत्थर चट्टा कहते हैं हिंदी में, ये एक पौधा होता है। तो ब्रायोफिल्म जिस भाग द्वारा जनन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, उसको क्या कहते हैं? वो कौन सा भाग है? तो ब्रायोफिल्म जो है किसके द्वारा रिप्रोडक्शन करता है? पत्ती के द्वारा, अपनी लीव्स के द्वारा। किस प्रकार से? ब्रायोफिल्म की पत्ती के किनारे गर्त में कुछ कलिकाएं होती हैं, बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इस पौधे की पत्ती अगर आर्द्र मृदा यानी गीली मिट्टी में गिर जाती है तो प्रत्येक बर्ड जो है, प्रत्येक कलिका एक नए पौधे को जन्म देने में सक्षम होती है। यानी इसमें किस तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है? इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक जंतु के बारे में एक विशेषता दी हुई है, तो वो कौन सा जंतु है उसको हमको इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ के अंदाज लगाना है, पहचानना है। यह कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं को का आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। तो ये अद्भुत विशेषताएं किस जंतु की हैं, ये हमको इस प्रश्न में बताना है। तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है? स्टारफिश के बारे में कहा जा रहा है। प्रश्न में दी गई सभी विशेषताएं स्टारफिश या जिसको हम तारा मछली, तारा मीन कहते हैं, उसके बारे में है। तारा के आकार वाली यह मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। जैसे ही कवच खुलता है तब यह अपने मुख से अपने आमाशय को बाहर निकालती तथा जंतु के कोमल भागों को खा जाती है और इसका आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता रहता है। अगला प्रश्न,
नीचे 3 व्यक्तियों के रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर दिए गए हैं और हमको बताना है कि किसका रक्तदाब इनमें से सामान्य है। तो श्रीमान ए हैं, इनका रक्तदाब कितना है 100/70 है। श्रीमती ए हैं, इनका 120/80 है। और श्री बी हैं, इनका रक्तदाब कितना है 130 और 100 है। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आप जानते हैं इसका उत्तर। इसका सही उत्तर क्या है, श्रीमती ए का जो रक्तदाब है वो बिल्कुल सही है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्योंकि 120/80 जो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक का रेशियो होता है वो 120/80 mmHg पारे के बराबर होता है। और 100/70 क्यों गलत है, क्योंकि ये जो है लो ब्लड प्रेशर है। और 130/100 क्या है, ये हाई है, जो है सामान्य से अधिक है। और हमारे शरीर में जो रक्त का दाब होता है, ब्लड प्रेशर होता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। 4 कथन हमारे सामने दिए हैं, इसमें कौन सा सही नहीं है ये बताना है। गैसों में अनुप्रस्थ तरंगे यानी ट्रांसवर्स वेव उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं, बिल्कुल सही कथन है ये। यांत्रिक तरंगे यानी मैकेनिकल वेव्स किसी भौतिक माध्यम में ही संचरित होती हैं, ये भी कथन बिल्कुल सही है। वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगे सदैव अनुप्रस्थ होती हैं, ये कथन बिल्कुल गलत है। क्योंकि अनुप्रस्थ ना होके कैसी होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। और अनुप्रस्थ तरंगे ट्रांसवर्स वेव वैद्युत चुंबकीय या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं, ये कथन तो सही है ही है। तो सी जो है यहाँ पर गलत था। अब यहाँ पर समझ लेते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यानी जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, इनमें जो कणों के कंपन की दिशा होती है वो एक दूसरे के समानांतर होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स जो है इस तरह से होता है। और जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं जिनको हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, उसमें वाइब्रेशन कैसा होता है, इस तरह से वाइब्रेशन उसमें होता है। तो वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगे सदैव अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। यदि किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समानांतर आप किस में देख रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। यहाँ पर क्या है, समानांतरण कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो इस प्रकार की तरंगे अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती हैं। और यदि किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगे संचरित होने पर माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करने लगते हैं, किस प्रकार से, इस प्रकार से। तरंग के संचरण की दिशा ये है और इसके लंबवत ये कंपन करने लगते हैं, तो इनको हम अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस में उत्पन्न की जा सकती हैं, गैसों में उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं। और प्रकाश तरंगे जो होती हैं वो कितनी होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं। अतः कहा जा सकता है कि अनुप्रस्थ तरंगे जो है वैद्युत चुंबकीय हो सकती हैं। यांत्रिक तरंगे किसी भौतिक माध्यम में ही, किसी फिजिकल मीडियम में ही संचरित होती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए हैं, इसमें कौन सा कथन सही है या दोनों ही सही हैं, ये हमको बताना है। कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग के द्वारा सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है इसको, ये कथन बिल्कुल ठीक है। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, कॉपरनिकस ने, बिल्कुल गलत है। क्योंकि इसका प्रतिपादन जो है कॉपरनिकस ने नहीं किया था, किसने किया था, आप लोग जानते हैं न्यूटन ने किया था। तो केवल कथन 1 यहाँ पर सही है। डॉपलर इफेक्ट की मदद से सुस्पष्टता से कृत्रिम उपग्रहों की ट्रैकिंग संभव है। अतः प्रश्न में दिया गया कथन, एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग के द्वारा सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, सही है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम यानी यूनिवर्सल रूल ऑफ ग्रेविटी का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था, न कि कॉपरनिकस ने। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार 2 पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिमाण उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे, F बराबर G m1 इंटू m2/r²। यहाँ पर F क्या है, यही हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है। G क्या है,
गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट यानी ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। m1 क्या है, पहले पिंड का द्रव्यमान, m2 क्या है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान, और बटे में क्या है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है इसलिए ऑब्लिक r स्क्वायर है, और r क्या है, m1 और m2 के बीच की जो दूरी है वो क्या है, r है। तो इस तरह से ये फार्मूला भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कुछ भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दिए जा रहे हैं, इनमें से विकल्प के अनुसार भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों यानी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को अलग अलग करना है। ऑप्शन आपके समय इस तरह से दिए हैं, भौतिक परिवर्तन ये हैं, रासायनिक ये हैं, फिर दूसरे ऑप्शंस में भौतिक परिवर्तन शुरू के 3 हैं और रासायनिक परिवर्तन आखिरी के 3 हैं। तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भौतिक परिवर्तन देखते हैं। बर्फ का जल बनना, क्योंकि एक बार अगर बर्फ जल बन गया और फिर से जो है जल को जमा दिया जाएगा तो बर्फ बन जाएगा, यानी ये क्या है, ये एक भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद दूध से दही बनना, ये कैसा है, ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध से दही बनने के बाद दही से दूध नहीं बनाया जा सकता, इसलिए क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम के तार का जलना, ये क्या है, अगर तार जल जाएगा तो दोबारा जो है उसको उसी फॉर्म में वापस नहीं लाया जा सकता, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। विद्युत बल्ब का चमकना, ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। भोजन का पकना, ये कैसा परिवर्तन है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। और कांच के गिलास का टूटना, इससे कांच पुनः प्राप्त किया जा सकता है, भले ही गिलास का एग्जैक्ट शेप ना आए, गिलास भी बनाया जा सकता है, लेकिन कुल मिला के कहने का मतलब है कांच अगर टूट गया तो फिर से वो कांच ही बनेगा। तो इस तरह से सही क्या हो गया, हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। 1, 4, 6 क्या है, भौतिक परिवर्तन है, और 2, 3, 5 क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंजेज ऐसे पदार्थ जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन आसानी से उत्क्रमित किए जा सकते हैं, यानी कि रिवर्स किए जा सकते हैं, अपने पहले की अवस्था में वापस लाए जा सकते हैं। बर्फ का जल बनना भौतिक परिवर्तन है, विद्युत बल्ब का चमकना ये भी फिजिकल चेंज है, और कांच के गिलास का टूटना ये भी फिजिकल चेंज है। रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंजेस क्या हैं, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय यानी इरिवर्सिबल होते हैं, जैसे दूध से दही बनना, मैग्नीशियम के तार का जलना और भोजन का बनना या पकना। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में देश में शीर्ष स्थान पर है। कुल खाद्यान्न, कुल चावल, कुल आम उत्पादन या कुल बॉक्साइट उत्पादन, इसमें से हमको चुनना है कि किन किन में जो है उत्तर प्रदेश टॉप में है, शीर्ष पे है। तो कुल खाद्य उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश टॉप पे है। उसके बाद कुल आम उत्पादन में है, तो 1 और 3 सही है, चावल में नहीं है और बॉक्साइट में नहीं है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो गया, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर ठीक हो गया। उत्तर प्रदेश निम्न प्रमुख क्षेत्रों में देश में शीर्ष स्थान पे, आलू उत्पादन में, दूध उत्पादन में, खाद्यान्न उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, आम में, आंवला में, कुल सिंचित क्षेत्रफल में, कुल नहर सिंचित क्षेत्र में और कुल ट्यूबवेल सिंचित क्षेत्र में, कुल पशुधन में, कुल जनसंख्या में, कुल बैंक की शाखाओं की संख्या में, समाचार पत्रों में और डाकघरों में। फिर रेल मार्ग की दृष्टि से, राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई की दृष्टि से नंबर 1 पे है। वर्ष 18-19 के आंकड़ों के अनुसार चावल के अग्रणी उत्पादक राज्यों का क्रम क्या है, पश्चिम बंगाल नंबर 1, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर, पंजाब तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। वर्ष 17-18 के प्राप्त नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बॉक्साइट उत्पादन के 3 शीर्ष राज्य हैं, नंबर 1 पे उड़ीसा, नंबर 2 पे गुजरात, नंबर 3 पर झारखंड है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की चित्रकला जो शैली है उसका नाम क्या है, लखनऊ शैली। तो उत्तर प्रदेश की एक शैली जो चित्रकला की शैली है लखनऊ शैली, इसके प्रणेता कौन है, इसको शुरू करने वाले, इसके प्रवर्तक कौन है, ये हमको इस प्रश्न में बताना है। तो इसके प्रवर्तक हैं असित कुमार हलदार, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश की चित्रकला लखनऊ शैली के प्रणेता कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम प्राचार्य असित कुमार हलदार हैं। उन्होंने लखनऊ में चित्रकला की वास तथा
टेम्पा नामक 2 शैलियों को प्रारंभ किया गया था, जो बाद में लखनऊ शैली के रूप में विकसित हुई। अगला प्रश्न, हाल ही में 29 फरवरी 2020 को भारत कूप चित्रकूट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। यह निम्न में से किस जिले से होकर नहीं गुजरेगा? तो इसके लिए हमको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का रूट भी पता होना चाहिए। तो इसमें से कहाँ से नहीं गुजरेगा? चित्रकूट से तो गुजरेगा ही, क्योंकि चित्रकूट से शुरू हो रहा है। हमीरपुर भी जाएगा, इटावा में जाके मिलेगा, लेकिन फर्रुखाबाद से जो है इसका कोई भी टच नहीं होगा। तो ये एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर लंबा होगा, 4 लेन होगा, और ऐसा होगा जिसको 6 लेन तक एक्सपेंड किया जा सके, बढ़ाया जा सके। ये एक्सप्रेसवे देश के 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरेगा। फर्रुखाबाद से ये नहीं गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे की लागत 15,000 करोड़ रुपए है। ये इटावा के कुदरौल गांव के पास लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में जुड़ जाएगा, मिल जाएगा। अगला प्रश्न, जनगणना वर्ष 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक व न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? यानी सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या को हमको देखना है, और क्रमशः कौन सा ऑप्शन इसमें सही है ये हमको बताना है। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है? गाज़ियाबाद में। तो गाज़ियाबाद हमारे पास कहाँ कहाँ पर है? 3 ऑप्शंस में दिया है। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या श्रावस्ती में है, जो कि यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है, लेकिन क्रमशः के अनुसार जो है सही विकल्प कौन सा है? बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या 4.44 करोड़ है, यानी 22.3% है। अब सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या गाज़ियाबाद की है, सेकंड नंबर पर लखनऊ, तीसरे नंबर पर कानपुर नगर। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या सबसे नंबर 1 पर श्रावस्ती, नंबर 2 पर चित्रकूट, तीसरे नंबर पर कौशाम्बी है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता की अगर हम बात करें तो कहाँ पर है? वो भी गाज़ियाबाद में ही है। दूसरे नंबर पर लखनऊ, तीसरे नंबर पर कानपुर, यानी इस ऑप्शन में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता ये भी श्रावस्ती, कुशीनगर और महाराजगंज है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए हुए हैं और इनमें से हमको देखना है कौन से सही हैं, कौन से गलत हैं। तो सुप्रसिद्ध चित्र बड़ी ठड़ी कांगड़ा शैली से संबंधित है, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। पट्टचित्र शैली उड़ीसा की एक चित्रकला है, क्या ये सही है? ये सही है। तो इस तरह से यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, यानी 20 का सही हुआ, पहला गलत, दूसरा सही है। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है आर्ट एंड कल्चर से। बड़ी ठड़ी क्या है? ये एक राजस्थानी चित्रकला है। ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है, ना कि कांगड़ा से। और भारतीय मोनालिसा कही जाने वाली यह पेंटिंग चित्रकार निहाल चंद ने बनाई थी। कथन ए सही नहीं था। पट्टचित्र कला जो है ये उड़ीसा के सबसे पुराने व लोकप्रिय कला के रूपों में से एक है। अगला प्रश्न, भारतीय बौद्ध मठ के नाम दिए हैं और वो कहाँ पर स्थित हैं, इसका हमको सही सुमेलन करना है। नामग्याल मठ कहाँ पर है? ये धर्मशाला में है, हिमाचल प्रदेश में। हेमिस मठ कई बार पूछा गया है, कहाँ पर है? लद्दाख में है। रुमटेक मठ ये भी काफ़ी फेमस है, ये गंगटोक सिक्किम में है। और तवांग नाम से ही स्पष्ट है, अरुणाचल प्रदेश में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश। तो उत्तर सही कौन सा आपका हुआ? उत्तर इसमें सही हुआ डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हुआ। अब भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ हैं, तो नामग्याल मठ धर्मशाला में है, तवांग अरुणाचल प्रदेश में। नाम ट्रालिंग मठ मैसूर कर्नाटका में है। सासुर मठ लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। ठिकसे मठ या हेमिस मठ ये लद्दाख में है, जो 31 अक्टूबर से अब लद्दाख क्या हो गया है? केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। बोधिमंडा विहार बोधगया में बिहार में है। मिड्रालिंग मठ देहरादून में है। रूमटेक मठ गंगटोक सिक्किम में है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिग्नल की स्ट्रेंथ या शक्ति कम किए हुए नेटवर्क की लंबाई को अगर बढ़ाना हो तो उसके लिए हम किस डिवाइस का यूज़ करेंगे? फिर से क्वेश्चन को समझिए।
सिग्नल की शक्ति को कम किए हुए बिना नेटवर्क की लंबाई को बढ़ाने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करेंगे? रिपीटर का, गेटवे का, राउटर का या स्विच का? किसका उपयोग करेंगे? रिपीटर का उपयोग करेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न, कुछ संस्थाएं दी हुई हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, उनके मुख्यालय से उनका हमको सुमेलन करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? द हेग में है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। और खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में है। तो सही उत्तर क्या हो गया हमारा? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। एक बार इसको फिर रिपीट करके देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिनेवा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, यूरोपीय आर्थिक समुदाय ब्रुसेल्स, खाद्य एवं कृषि संगठन रोम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 16 जुलाई 2020 को भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का क्या नाम है? इसका नाम बताना है हमको। बहुत ही रीसेंट क्वेश्चन है ये। इसका नाम रखा गया है ध्रुवास्त्र। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। इसका जो परीक्षण है उड़ीसा के बालेश्वर जिले में मौजूद इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से किया गया है। 4 किलोमीटर तक लक्ष्य भेदने में सक्षम यह मिसाइल पलक झपकते ही दुश्मन के किसी भी टैंक को पल भर में ध्वस्त कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो भारत का पहला नंबरलेस कार्ड किस पेमेंट कंपनी के द्वारा किया जाएगा? एक नई कंपनी है फैम पे। डी ऑप्शन आपका सही होगा। पेमेंट ऐप फैम पे ने हाल ही में भारत में पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। इसे स्वतंत्र रूप से भुगतान करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न, किस देश की महिला गेंदबाज श्रीपल्ली विराकोडी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? नाम क्या है? श्रीपल्ली विराकोडी। अगर आप थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन करें इस नाम पे तो आप ये समझ सकते हैं कि इस तरह के नाम किस देश में होते हैं, क्योंकि इस तरह के आपने बहुत सारे नाम सुने हैं और क्रिकेट के क्षेत्र में ही सुने हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? श्रीलंका। हाल ही में महिला गेंदबाज श्रीपल्ली विराकोडी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह श्रीलंका से इन्होंने 89 एक दिवसीय मैच और 58 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचेस खेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 24 जून 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा जारी इंडिया टीबी रिपोर्ट 2020 बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो इंडिया टीबी रिपोर्ट 2020 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इस रिपोर्ट के अनुसार पहला कथन क्या है? वर्ष 2018 की तुलना में 14% की वृद्धि के साथ वर्ष 2019 में भारत में टीबी की मरीजों की संख्या 24.04 लाख हो गई है। बिल्कुल सही कथन है। देश में लगभग प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में 4.5 लाख से अधिक डॉट्स केंद्रों की मदद से कवर किया जा रहा है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। और टीबी रोगियों के लापता मामलों की संख्या को इस बार घटकर पहले की तुलना में 2.9 लाख रह गई। लापता का मतलब जो डिफ़ाल्टर होते हैं, जो दवा नहीं खाते हैं, इलाज को छोड़ देते हैं। तो तीसरा ऑप्शन भी ठीक है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि तीनों ही कथन जो यहाँ पर दिए हैं वो सही है। तो इन तीनों कथनों को ध्यान रखिएगा। कोई भी कथन इसमें से आपसे सीधे क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में दिया जा सकता है। तो दोस्तों आज की इस प्रश्न श्रृंखला में इतना ही। मिलते हैं अगले क्वेश्चन सीरीज में। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों अगर आप लोअर PCS मुख्य परीक्षा 2019 देने जा रहे हैं तो आप हमारे संस्थान के द्वारा डिजाइन किए गए इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, जो कि आपको टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स और नोट्स के माध्यम से इस परीक्षा की संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी करवाएगा। इस क्रैश कोर्स के 2 मुख्य भाग हैं। पहला टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज में जो है आप 11 फुल टेस्ट जो पूरे सिलेबस पर आधारित है मिलेंगे आपको, और 5 करंट अफेयर्स के अतिरिक्त टेस्ट मिलेंगे। जितने भी टेस्ट आपको मिलेंगे उनकी व्याख्यात्मक हल सहित आपको PDF मिलेगी। ये टेस्ट
ऑनलाइन आप हमारे ऐप पर या वेबसाइट पर किसी भी प्रकार से दे सकते हैं। व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ में प्रश्न उत्तर के फॉर्मेट में आपको संपूर्ण नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। किस तरह का ये नोट्स है आप देख सकते हैं। तो ये आपके सामने जो है UPSSC लोअर PCS मेंस एग्ज़ाम के लिए जो हमने टेस्ट सीरीज़ तैयार की है उसका डेमो PDF यानी टेस्ट 1 खुला हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इस सेगमेंट में जो भी क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं उसका पहले हमने उत्तर दिया है, उसकी व्याख्या लिखी है और व्याख्या से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको संपूर्णता के साथ जो है नोट्स के फॉर्म में वहाँ पर आपको दे दिया गया। तो मात्र ये टेस्ट सीरीज नहीं है, ये अपने आप में संपूर्ण नोट्स है। आप देख सकते हैं इसी प्रकार जो है सभी प्रश्नों की आपको व्याख्या मिलेगी। जितना ज़रूरी डिटेल है जिस प्रश्न के बारे में सब कुछ जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा, जिससे अगर इस टॉपिक से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो आपको जो है उस प्रश्न को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप सबसे पहले फ्री डेमो टेस्ट PDF को प्राप्त कीजिए। उसके लिए आपको लोअर मेंस लिखकर इस नंबर पर भेजना है या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो है आपका उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप संतुष्ट हैं, आपको लगता है आपके एग्ज़ाम में ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज सहायक होगी, तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो लेक्चर क्रैश कोर्स में आपको 3 सेगमेंट मिलते हैं, सामान्य हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग। सामान्य हिंदी में आपको पूरे सिलेबस पर आधारित वीडियोस के साथ में PDF नोट्स भी मिलेंगे और इन वीडियो लेक्चर्स का भी डेमो उपलब्ध है। डेमो देखने के लिए आप हमारा डिकोड एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें लॉगिन करके वीडियो सेक्शन में जाकर सभी सेगमेंट्स के एक एक वीडियो आप जो है एडमिशन लेने से पूर्व डेमो के तौर पर देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि हमारे शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, आपके अनुरूप पढ़ाते हैं, तो आप जो है निश्चित रूप से इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। और सामान्य हिंदी, मैथ और रीजनिंग इन वीडियो लेक्चर्स को आप अलग अलग भी ले सकते हैं, एक साथ भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो लेक्चर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर सीधे कॉल करके या लोअर मेंस लिख के भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप केवल सामान्य हिंदी का संपूर्ण नोट्स लेना चाहते हैं तो वो ई-बुक के फॉर्म में PDF में अवेलेबल है। उसके लिए आप लोअर हिंदी PDF बुक लिखकर इस नंबर पर भेज दीजिए। इसमें मुख्य परीक्षा के अनुरूप सामान्य हिंदी के सभी चैप्टर्स को पाठ्यक्रम के अनुसार जो है 100% कवर किया गया है, पूरा नोट्स दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं 300 से अधिक पन्ने की ये PDF है, जिसमें आपको जो है सारे चैप्टर्स जो है क्रमबद्ध तरीके से जो आपके सिलेबस में है वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप सीधे हमारे सर्विस नंबर 9506742546 पर कॉल करके बात कर सकते हैं।